हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहले जैसे मैं फ्रिक्शन से आप लोग पहले से अवेयर होंगे क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो दोनों के बीच में एक रेसिस्टिंग फोर्स जब डेवलप हो दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। जनरली हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जनरली पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जब बॉडी आपका मूविंग में हो मींस काइनेमेटिक डेवलप हो तो वहां पे हम लोग म्यू एस की जगह पे म्यू के पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, म्यू एस क्या होता है, म्यू के क्या होता है, म्यू एस कितना परसेंटेज अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज ज्यादा होता है, म्यू एस के वेरी कर सकता है, म्यू एस के वेरी कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारे के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिएगा जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा है कि व्हेन एनी टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड आइदर दीज आर स्लाइडिंग और हैविंग टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग या तो स्लाइड हो रहा हो या तो टेंडेंसी हो स्लाइड करने की। मींस बॉडी आपका ऐसा रखा हो या तो स्लाइड हो रहा है या फिर कुछ एंगल पे रख दिए तो टेंडेंसी है कि ये आपका बॉडी स्लाइड हो सके, ठीक है। या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, देन अ रेसिस्टिव टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस इक्वल्स एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, ठीक है। मींस आप ये समझिए, जैसे मैं फ्रिक्शन कहने का मतलब कोई भी बॉडी कोई सरफेस पे या तो ट्रैवल कर रहा है या तो मूव कर, ठीक है, या स्लाइड कर रहा है या तो फिर टेंडेंसी है स्लाइड करने का। टेंडेंसी मींस क्या हुआ, जब बाय द वे हम इस मार्कर को इस हथेली पे रखे हुए हैं तो क्या होगा, अभी तो ठीक है, जैसे ही कुछ 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ एंगल किए हैं इसको, टेंडेंसी है इसको स्लाइड करने की, स्लाइड कर सकता है। तो दोनों के बीच में क्या डेवलप हुआ, एक रिलेटिव मोशन जिसके कारण आपका फ्रिक्शन पिक्चर में आया, ठीक है। जो इसका एक्सप्लेनेशन किन्होंने दिया, किसने दिया था, कुलम्ब सर ने दिया था। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय कुलम्ब्स, सो इट इज कुलम्ब्स ड्राइव फ्रिक्शन, ठीक है। इट इज एज्यूम्ड नॉट टू बी डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्ट एरिया। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट, ये आपका डिपेंड किस पे नहीं करता है, कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, rather it depends upon nature of surfaces in contact। मींस जो फ्रिक्शन फोर्स है ये दोनों सरफेस के बीच में कौन सा सरफेस, मतलब दोनों बॉडी जो कांटेक्ट है कौन सा सरफेस कांटेक्ट है ये इस पे डिपेंड करता है, ना कि ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। मींस आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैं एक बुक में कंसीडर या मैं एक डस्टर कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए ये डस्टर को हम इस पे स्लाइड करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे स्लाइड करें और कुछ एक बार ऐसे स्लाइड करें, तो दोनों में पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगा, तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सो ये आपका डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्टली बट जो ये सरफेस, ये दोनों के बीच में जो सरफेस कांटेक्ट हुआ मींस जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेमेटिक फ्रिक्शन टर्म्स आएगा उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होती है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। जनरली देखिए हम लोग जो स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन को हम लोग यूज करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन को यूज करेंगे एफ के आर फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या आ जाएगा, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और एन को हटाइएगा, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइएगा तो एक कांस्टेंट टर्म्स आएगा जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यही आप लोग पढ़े हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए कोई भी बॉडी बाय द वे रखा हुआ है, तो मैंने दो पॉइंट आपको बताया, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्ट एरिया, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। मींस बाय द वे ये बॉडी, ये डस्टर हाथ पे ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा रखा हुआ है, इसका नॉर्मल रिएक्शन तो सेम रहेगा ना,
क्योंकि इसका जो वेट अभी भी, इसका जो वेट होगा वो पास करेगा mg, और इसका अभी भी उतना ही होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज ही नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन एंड सरफेसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। किस तरह का बॉडी आपका कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, इस पे डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आपका म्यू एस इक्वल टू, जब फ्रिक्शन फोर्स की पूछ दिया कोई बंदा कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स में आप इसके आंसर दीजिएगा एफ मैक्सिमम, मींस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये, क्योंकि ये जो फोर्स की वैल्यू होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, इसके लिए हम लोग समझते हैं। देखिएगा, कोई एक बुक मैंने कोई कंसीडर कर लिया, ये डस्टर रखा हुआ, ठीक है, ये डस्टर को इनिशियली में हल्का मूव करने के लिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू जो मूव ट्रेवल कीजिएगा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा हायर फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं, जो बॉडी आपका रेस्ट में रहता है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। ये ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया यही बताता है, जो बॉडी रेस्ट में वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। तो बॉडी ये यहाँ पे रखा हो, ठीक है, ये यहाँ पे रखा, तो इस इनिशियली इसको डिस्प्लेस करने के लिए, थोड़ा सा इसको मूव करने के लिए थोड़ा हायर फोर्स की वैल्यू होगी, जो फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को कंपनसेट करेगा। अब जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाइएगा, ये बॉडी आपका मूव करना शुरू करेगा और आराम से चलना शुरू कर देगा। रीजन ये कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से अप्रोक्सीमेट 30% के अप्रोक्सीमेट वो आपका कम होता है। जनरली आपका बाय द वे कंसीडर कर लीजिए कि हम अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहे हैं कि जनरली म्यू एस की वैल्यू 0.3 क्वेश्चन में दिया रहता है, तो म्यू के अप्रोक्सीमेट 0.27, 0.26, 0.25, 0.254 के अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा, मीन्स अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, वो 30% की वैल्यू कम होती है म्यू के की। तो म्यू के की वैल्यू कम है बाबू, जब ये म्यू के की वैल्यू कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम होगा, ठीक है। अब देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन भी चेंज होता है, से आप ट्रेवल कर रहे हो तो स्पेस किस एक्चुअल में चेंज होता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो एक्चुअल में चेंज होता है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग बीटेक स्टैंडर्ड में जो सॉल्व करेंगे, वो जितने भी जगह पे सॉल्व करना हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग को कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा फ्रिक्शन के बारे में डिटेल थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अंडरस्टैंड अबाउट फ्रिक्शन के बारे में। देखिए, फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक को मैंने कंसीडर किया एक सरफेस पे, ठीक है, एक ब्लॉक को बाय द वे ये कंसीडर कर लिया है, ये डस्टर को एक सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं। देन उस पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक फोर्स। ये मैंने एक ब्लॉक वाला ये जो रीजन है, ये जो ब्लैक कलर का एक रीजन है, एक ब्लॉक कंसीडर किया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, समझने के लिए एक एफ की वैल्यू फोर्स की, एफ से एक फोर्स हम इसको टच कर रहे हैं, एफ एक वैल्यू फोर्स से इसको टच कर रहे हैं, इसको इस तरह से हल्का सा धक्का दे रहे हैं। जो एफ की वैल्यू हो वो एफ की वैल्यू एकदम न के बराबर हो। इनिशियली हम लोग न के मीन्स 0.001 न्यूटन हम लोग कंसीडर करते हैं, मीन्स जो फोर्स की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, वेट इस बॉडी का क्या होगा, नीचे एक्ट होगा, सेंटर से वेट नीचे एक्ट होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में इसका एक्ट होगा, ठीक है, यही होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या पढ़े हैं बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस इंटू एन, ये कब हो गया मैक्सिमम वैल्यू हुआ। लेकिन हम जो फोर्स क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग जो कैपिटल एफ की वैल्यू हम बता रहे हैं, आपका इनिशियली फ्रॉम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, मीन्स 0.001, मीन्स ये डस्टर जब यहाँ पे रखा हुआ था, ये डस्टर जब यहाँ पे रखा हुआ था तो 0.001 न्यूटन लगाएं तो ये डस्टर मूव नहीं कर रहा है, मीन्स ये फोर्स जो हम लगाएं वो गया कहाँ, वो फोर्स गया कहाँ, तो इसके फ्रिक्शनल फोर्स को वो कंपनसेट किया। मीन्स जो भी हम फोर्स लगाएं
स्टिल ये बॉडी ट्रेवल नहीं करता। जो हम फोर्स लगाए वो कौन सा फोर्स हो गया, वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। मीन्स यहाँ पे हम बाय द वे हम एफ की वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं, एफ की वैल्यू कंसिडर करते हैं 0.1 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0.1 न्यूटन, क्योंकि वही रेसिस्ट कर रहा है ना, बॉडी को ट्रेवल नहीं करने दे रहा, वही फोर्स आपको रेसिस्ट कर रहा है। सो ये एफ एस की वैल्यू कितना हो गया, 0.1। हम अब नाउ फोर्स की वैल्यू क्या करते हैं, एफ की वैल्यू 0.2 करते हैं, 0.2 न्यूटन। सो एफ ऑफ एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन। देन एफ की वैल्यू 0.3 न्यूटन पुट कीजिए, तो एफ ऑफ एस की वैल्यू कितना होगा, 0.3 न्यूटन। इसी तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना लगाइएगा ताकि सच डेट ये बॉडी ट्रेवल करना शुरू कर दे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है बाबू, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। सो एफ ऑफ एस इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितना है, म्यू एस की वैल्यू जो दी है टर्म्स होगा म्यू एस इंटू एन पुट करेंगे। एन बराबर क्या होगा, बेट, एन इक्वल टू जो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एन इक्वल टू बेट। तो म्यू एस इंटू एन यहां से डायरेक्टली निकल जाएगा एफ ऑफ एस की वैल्यू। अब जो एफ की वैल्यू हम लगाएंगे, इससे एफ ऑफ एस से ज्यादा होगा तो बॉडी ट्रेवल करेगा, अदरवाइज बॉडी रुका का रुका रह जाएगा। मीन्स हम बात करते हैं, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, ये एफ ऑफ एस मैक्सिमम सॉल्व किए 10 न्यूटन आया, ठीक है, ये 10 न्यूटन आ गया। कोई बंदा बोलता है कि भाई साहब हम 9 न्यूटन इस पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ट्रेवल करेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि मूव ही अलाउ ही नहीं करेगा। तो वो 9 न्यूटन फोर्स किस चीज में वेस्ट हो गया, आपका फ्रिक्शनल फोर्स में। तो उस पर्टिकुलर केस में पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगा, डेफिनेटली 9 न्यूटन। अब पूछता 9.99 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तभी बॉडी नहीं चल रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना, 9.99 न्यूटन, जितना लगाइएगा उतना ही, ठीक है। अब बात किया जाए, देखिएगा हम अब इस डायग्राम को बता रहे हैं कि जब एफ ऑफ एफ की वैल्यू 0.1 न्यूटन है, तो 0.1 न्यूटन ये हम लोग कंसिडर कर लिए। एफ की वैल्यू और बढ़ा है, और बढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, जो कि म्यू एस इंटू एन आया, एफ इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू म्यू। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, जो कि आप इसको सॉल्व करके पा लीजिएगा। देन मैंने क्या बताया था, म्यू के क्या होता है, म्यू एस से थोड़ा कम होता है। तो म्यू के जब यानी कि बॉडी आपका काइनेटिक हो गया, बॉडी आपका मूव करना शुरू कर दिया। जब मूव करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली बॉडी का क्या होगा, जो अभी जो अपोज कर रहा था वो उससे कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो बॉडी अब आपका थोड़ा सा जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगा वो आपका कम जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये मैंने कांस्टेंट कंसिडर किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि म्यू के की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो ये आपका म्यू के इंटू एन, ये कांस्टेंट चाहिए। अब देखिए इसको एफ वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का एक ग्राफ बनाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स का एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए बाबू, हम अप्लाइड फोर्स कहाँ से कर रहे थे, 0.1 न्यूटन से। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा था, 0.1 न्यूटन। सो 0.1 से 0.1 न्यूटन। देन हम लोग आगे बढ़े 0.2 टू 0.2 न्यूटन, मीन्स स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो 0.1 न्यूटन पे 0.1 न्यूटन, 0.2 पे 0.2 न्यूटन, इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो 0.1 न्यूटन पे 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन पे 0.2 न्यूटन, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हम लोग कितना लगाएं, जो हम लोग कंसीडर क्या बोले थे, 10 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन लगाएं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिला, जो कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही बॉडी ट्रेवल करना शुरू किया तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कमेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मींस काइनेटिक पिक्चर में आ गया, काइनेटिक पिक्चर में आ गया। अब यहां से ये बॉडी क्या हो गया, इधर से आपका ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये आपका इस कंसीडर कर सकते हैं, इतना दूर पोर्शन बॉडी का क्या है, रेस्ट में, इतना दूर बॉडी रेस्ट में रहेगा, इधर आपका मूविंग करना शुरू कर देगा। मींस ये स्टैटिक का पार्ट हो गया, दिस इज द स्टैटिक, ये हो गया काइनेटिक का पोर्शन, ये काइनेटिक का पोर्शन हो गया, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एंड दिस स्टैटिक। अब ये देखिए, जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कमा तो ये वैल्यू आपका म्यू के के बराबर हो गया। अब यहां से ये रेड लाइन आपका जितना भी फोर्स लगाइए, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब बॉडी कब ट्रेवल करेगा,
जब हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है एफ ऑफ एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से हम कम लगाते हैं, तो बॉडी वैसा के वैसा रहेगा, नो चेंज, कोई ट्रैवल ही नहीं करेगा, अलाव ही नहीं करेगा। जिस में ये बॉडी है, हम 0.1 न्यूटन लगाए, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, 0.2 न्यूटन लगा रहा, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, सो बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा। बट जैसे ही इसके म्यू एस इंटू एन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी आपका ट्रेवल करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे 3 केस एराइज हुआ। फर्स्ट केस क्या हो रहा है, देखिएगा फर्स्ट केस क्या हुआ, जब एफ ऑफ जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, केस यहाँ पे 3 केस एराइज हो रहा है, जब अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू एफ ऑफ एस से कम हो, तो बॉडी क्या रहेगा, स्टैटिक में। ये बॉडी क्या रहेगा, स्टैटिक में, मींस मूव नहीं करेगा, आपका रेस्ट में रहेगा, ये आपका रेस्ट में रहेगा। बट जब एफ की वैल्यू एफ ऑफ एस के इक्वल हो, मींस बॉडी टेंडेंसी टू मूव, अब मूव करने को हो गया, जैसे ही 0.001 न्यूटन भी फोर्स लगा आगे, वो बॉडी मूव कर जाएगा। तो ये बॉडी टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी ये आपका, या फिर ऐसे बोलते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं इम्पेंडिंग, ये बॉडी आपका क्या हो रहा है, इम्पेंड करने की मूव में, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी रेस्ट और मूविंग के बीच में हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन, या इसको बोल सकते हैं इम्पेंडिंग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे बोल सकते हैं बॉडी स्टार्ट्स जस्ट टू स्टार्ट, यहां पे बोल सकते हैं जस्ट टू स्टार्ट, एंड एफ एस की वैल्यू जब आपका एफ की वैल्यू एफ ऑफ एस से ज्यादा हो, तो बॉडी आपका मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये आपका बॉडी आपका मूव करना शुरू कर दिया। अब बताइए, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कब बॉडी मूव करेगा, कब बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा, आप नहीं बता दीजिएगा। जब आप डायरेक्टली निकालिएगा, म्यू एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालिएगा, एफ ऑफ एस की वैल्यू जब ज्यादा हो गया, एफ ऑफ एस की वैल्यू जब ज्यादा है, तो बॉडी आपका मूव नहीं करेगा, लेकिन एफ ऑफ एस की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम है, तो बॉडी आपका मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप का एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। नाउ अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो क्या बताया जा रहा है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स ये समझिए, जैसे में कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जो हम एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको रखा हुआ है, ठीक है। इसमें एफ वैल्यू लगा रहे हैं, फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन एन, जो इसके रिजल्टेंट के बीच में जो ये एंगल और नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स के बीच का जो एंगल होगा, इसे बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शन एंगल या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको डिफाइन क्या किया गया है, tan थीटा इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एन, वेयर एफ ऑफ एस इक्वल टू हम लोग क्या पर हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, एन से एन आपका कैंसल आउट, सो थीटा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा एस इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, दिस इज इक्वल टू आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट कोई बंदा पूछता है कि नहीं, हमें बताइए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे में कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस पे, कोई ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक को रखें, ठीक है, किसी इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक को रखें। अब ये एंगल मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे ही एक पर्टिकुलर एंगल हुआ, तब ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दिया, तब उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मीन्स क्या बोल रहा है, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ब्लॉक विल
जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन, मीन्स तब वो ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड डाउन होना शुरू हो जाए. इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ब्लॉक विल जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन और इन इम्पेंडिंग मोशन. ओके, क्या बता रहा है कि वो ऐसा एंगल जहां पे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन, तो आपका नीचे आना शुरू कर दे और इम्पेंडिंग मोशन. ध्यान रहे, इम्पेंडिंग मोशन क्या बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी आपका ट्रेवल करना शुरू कर दे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को इम्पेंडिंग पॉइंट बोलते हैं, और जो ट्रेवल करना शुरू कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे, इम्पेंडिंग मोशन. ठीक है, तो देखिएगा इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा प्लेन एक एंगल है जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा. जो ये प्लेन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक्स डैश बाई डैश प्लेन, क्योंकि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक्स प्लेन और ये बाई प्लेन. ठीक है, तो एक्स डैश इसको क्या कंसीडर कर लिए एट इंक्लाइंड प्लेन पे, एक्स डैश वाई डैश, ये आपका एक ब्लॉक डब्लू है जिसका वेट डब्लू एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है. अब ये एंगल को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ये थीटा एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं. देखिएगा थीटा को हम इंक्रीज किए, इसको एंगल को इंक्रीज किए, एट एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक ले गए हैं, तो थीटा इक्वल टू थीटा एस, इसकी वैल्यू को हम लेकर जा रहे हैं. ठीक है, इसको लेकर गए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये बॉडी क्या हो रहा है, स्लाइड करना शुरू कर दिया, मींस इंपेंडिंग होना शुरू कर दिया, जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन, जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन. अब जैसे ही 0.001 डिग्री भी बढ़ाइएगा बॉडी स्लाइड कर जाएगा. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम इस पे एनालिसिस करते हैं. तो इस पे एनालिसिस करते हैं बाबू, तो देखिएगा इस बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा. ठीक है, ये आपका वेट लगेगा. ठीक है, और यहां से इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर. नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता था, सरफेस के परपेंडिकुलर. तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास आउट होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा पास आउट होगा. ठीक है, और जो इस कंपोनेंट में इस W का वेट जो है आएगा, W का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर. अब बता सकते हैं, देखिए ये एंगल थीटा हम मान रहे हैं, इस एंगल को थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, सो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा. तो W को जब थीटा एंगल के साइड इस साइड में ब्रेक करेंगे इस कंपोनेंट में, तो क्या हो जाएगा W cos थीटा, एंड इस साइड में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा W sin थीटा. ठीक है, W sin थीटा. इम्पेंडिंग मोशन एट पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ट्रैवल करना शुरू कर दे, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा. क्या बताए थे, फ्रिक्शनल फोर्स जब टेंडेंसी टू अबाउट टू मोशन, टेंडेंसी टू मोशन या मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जब बॉडी का मोशन क्या है, टेंडेंसी क्या है, ऐसे स्लाइड करना, तो इसके फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, इस पे कुछ ऐसा, फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, कुछ इस साइड में. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग गया, इसका वेट का साइन कंपोनेंट इधर लग गया, वेट का कॉस कंपोनेंट इधर लग गया, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग गया. ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इस बॉडी को इस कंपोनेंट में एक्स डैश एंड बाई डबल डैश प्लेन में, एक्स डैश बाई डबल डैश प्लेन में एक किस तरह का फोर्स है, सारा फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है. दिस इज कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम. ये कौन सा है, सारा फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम. ठीक है, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम. तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से. तो कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए हम लोग दो तरह का हम लोग क्या पढ़े थे, दो इक्वेशन पढ़े थे. समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग बाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 पढ़े थे ना. लास्ट में क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते थे. समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड कोप्लेनर एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग बाई डायरेक्शन इक्वल टू 0. बट कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते थे, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू बाई डायरेक्शन इक्वल टू एंड मोमेंट इक्वल टू 0. वहां पे 3 इक्वेशन आता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन मिलेगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग एक्स डबल डैश डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि हम मेरा डायरेक्शन क्या है, एक्स डबल डैश डायरेक्शन, हम जो प्लेन माने हैं एक्स डबल डैश डायरेक्शन, तो एक्स डबल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इधर एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस इधर मान लेते हैं पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस
W साइन थीटा इक्वल टू 0। किसी को कोई आपत्ति? ठीक है, F माइनस W साइन थीटा। अब नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y डबल डैश डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो n माइनस W cos थीटा इक्वल टू 0। सो क्या हो गया देखिएगा यहाँ पे, n इक्वल टू W cos थीटा, n इक्वल टू W cos थीटा एंड F इक्वल टू W साइन थीटा, और F इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, म्यू एस एन टू एन। दिस इज द मैक्सिमम, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो एफ एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एस कंसिडर कर लीजिए, एफ ऑफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 बाई डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लीजिए, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, और देख लीजिए इसको बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, W से W कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। सो क्या बचेगा, म्यू एस डायरेक्टली ये बचेगा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा, जो एस आया था हम लोग को, थीटा एस यही ना आया था, दिस इज द थीटा एस, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, ये हो गया थीटा आर, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज किस पर्टिकुलर एंगल को बोले, जिस एंगल पे बॉडी आपका इम्पेंडिंग मोशन करना शुरू करते, मीन्स बॉडी आपका ट्रेवल करना शुरू करते, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब जो बात किया जाता है कि जब थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम हो, तब क्या होगा, बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा, बॉडी आपका ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू थीटा आर हो तो इम्पेंडिंग मोशन बोल सकते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। बट जब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर हो, तो मोशन आपका काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक। ठीक है, मीन्स बॉडी आपका मूविंग पोर्शन में हो जाएगा। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा आर हो तो बॉडी आपका मूविंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1,